सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तज्जिए और तबसरे। यही नहीं, इसके साथ हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर से वो तमाम मालूमात जो आप जानना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के बारे में एक खबर से। नाज़रीन, अफगानिस्तान से एक बहुत अहम अपडेट आ रही है। पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में अफगानिस्तान में तालिबान ने कुछ नई पाबंदियां आयद की। 35 सफ़ों के दस्तावेज़ात में उनका कहना था कि ये पाबंदियां बुराई को रोकने और नेकी को फ़रोग देने के लिए हैं। इन सख्त कवानीन में से एक ये है कि औरतों की आवाज़ को बुराई का ज़रिया समझा जाएगा। इस हुक्म के मुताबिक औरतें ना तो आवाम के सामने गा सकती हैं, ना ज़ोर से कुछ पढ़ सकती हैं और ना ही उनकी आवाज़ घर की दीवारों से बाहर जानी चाहिए। अफगानिस्तान में औरत की आवाज़ बैंड है। इस हुक्म के रद्द-ए-अमल में अफगान ख़वातीन ने एक मुनफरिद तरीके से एहतजाज किया। मुल्क के अंदर और बाहर रहने वाली ख़वातीन ने अपने गाने की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर शेयर की। ये इन ख़वातीन का अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ बयान था जो औरतों को आवाम में बोलने से रोकते हैं। जैसे ही इंसानी हुकूक के कारकुनों ने इस हुक्म पर अफसोस का इजहार किया तो अफगान ख़वातीन ने भी मुज़ाहमत शुरू कर दी। पूरे मुल्क में ख़वातीन ने अपनी गाने की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दी और ये तालिबान की इन कोशिशों के ख़िलाफ़ था जो औरतों को अवामी ज़िंदगी से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको इस हवाले से मज़ीद आगाह करें कि एक 23 साला लड़की ने अपनी वीडियो पोस्ट करने के बाद कहा कि कोई हुक्म, निज़ाम या आदमी एक अफ़गान औरत का मुंह नहीं बंद कर सकता। सोशल मीडिया पर गूंजने वाले मशहूर गाने के बोल हैं, इनके बूट मेरी गर्दन पर हो सकते हैं या इनके मुक्के मेरे चेहरे पर, लेकिन अपने अंदर की रोशनी के साथ मैं इस रात से लड़ूंगी। ख़वातीन इस गाने और दूसरे गानों की रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। पिछले हफ्ते होने वाले तालिबान के ऐलान के बाद ये अफगानिस्तान की ख़वातीन का एहतजाज है। इन क़वानीन के मुताबिक औरतों को घर से बाहर निकलते वक्त अपने पूरे जिस्म को ढांपना होगा बशमूल चेहरे के। इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले हफ्ते हमारी हुकूमत ने भी कहा कि किसी को भी कानूनी कागजात के बगैर मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने यह भी कहा कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी का दूसरा मरहला जल्द शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह बात अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द से मुलाकात के दौरान की। नाज़रीन, ये एक बहुत ही अहम पहलू है इस पूरी बात का कि हम पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन को अफ़गानिस्तान वापस भेज रहे हैं और वहाँ सूरत हाल इतनी संगीन है कि ना औरत की आवाज़ अलाउड है, ना उसका चेहरा। अब ऐसे माहौल में जब आप ट्रांसजेंडर लोगों को डिपोर्ट करेंगे तो उनके साथ क्या होगा और उनके इंसानी हकूक़ किस तरह पामाल होंगे, ये आप लोग इस स्टोरी को देखते हुए डेफिनेटली समझ सकते हैं। हमारे ख़ित्ते में औरतों के जो हकूक़ हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं और सिर्फ अफ़गानिस्तान का ये मसला नहीं है, ये पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ईरान, इन सारे मुल्कों का मसला है जिसमें ख़वातीन अपने आप को कमज़ोर पाती हैं। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि इस्लाम को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि ख़वातीन के ऊपर खुफ़ल लगाए जाएं, ये इसलिए भी है कि हमने एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को परवान चढ़ाया है और हमने एक ऐसी सोसाइटी को परवान चढ़ाया है जिसमें मर्द का जो लफ्ज़ है या मर्द के जो अहकामात हैं वो फ़ाइनल होते हैं और इसीलिए ये मसला काफ़ी बड़ा है। अरीबा, मैं इधर एक तस्दीक चाहूँगा कि यकीनन इस पॉलिसी का शरई असूलों से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि कुरान शरीफ में तो सूरह निसा में अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है और इस्लाम तो यकीनन ख़वातीन को जो है एम्पावर करता है। तो अगर लोगों को लगता है कि ये कोई
इस्लामिक इंटरप्रिटेशन है जो इम्पोज तालिबान करें, ये शायद अपनी पावर को कंसोलिडेट तो करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका इस्लाम के शरई असूलों से कोई ताल्लुक है। और मैं आपको ये ऑनेस्टली बताऊं कि जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है, आप ये देखेंगे ख़ित्ते में स्पेशली पाकिस्तान, जिन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन को हम पिछले कई दहाइयों से हम उनको होस्ट करते हैं, बल्कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की ओवर द ईयर्स इतनी मदद की है। आप देखें, आपने ये देखा होगा और नाज़रीन को भी पता होगा कि जब से ये अफ़गान तालिबान आए, किस तरह फितना अल ख्वारिज को पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के लिए जो है और ज़्यादा जो है उनको तरगीब दे रहे हैं, बल्कि उनकी स्टेट लेवल सपोर्ट जारी है। मतलब आप देखें किस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, और उस सब के पीछे कहीं ना कहीं इसकी कड़ी अफगानिस्तान में ज़रूर मिलती है, चाहे वो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की हो या हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। और मुझे इसका ना एक बहुत ग्लोबल पहलू भी है कि जब अमेरिका ने, नेटो ने अफगानिस्तान छोड़ा तो पूरी दुनिया ने उन्हें बहुत दाद दी कि वो फाइनली अफगानिस्तान के रीजन को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, नेटो ने छोड़ दिया है। लेकिन अब जो हमें नज़र आता है वो कुछ सूरत हाल ऐसी है कि अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की कंडीशन वर्सन होती जा रही है, दिन ब दिन ख़राब तर होती जा रही है, और कोई स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आती। और शायद ये अमेरिकन लेगेसी का कुछ हिस्सा है, अमेरिकन इम्पीरियस लेगेसी का ये भी हिस्सा है कि उन्होंने इस खित्ते को इस हद तक डिस्टेबलाइज कर दिया कि अब हम सोच भी नहीं सकते कि अफगानिस्तान किस तरह वापस एक मुल्क की हैसियत। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं, आपने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया, हम उम्मीद करते हैं कि आलमी दुनिया अफ़गान तालिबान पर ज़ोर डालेगी कि वो इस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली और जिस तरह वो टेररिज्म ब्रीड कर रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस पर जो है वो उस को तर्क करेंगे, उस रिवायत को। नाज़रीन, इसके साथ हम चलते हैं आज की अपनी दूसरी खबर की जानिब, और ये इंतहाई दिलचस्प डेवलपमेंट आ रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान से। आपको बताएं कि गूगल के बारे में बहुत बड़ी खबर आई है, और येल्प ने गूगल के खिलाफ मोनोपोली कायम करने का मुकदमा दायर किया है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया है कि गूगल की डोमिनेंस उसे मकामी सर्च इंजन के खिलाफ गैर मुनसिफाना कारोबारी तरीकों में मुलव्वस होने की ताकत देती हैं, जो कि अमरीकी कानून की एक संगीन खिलाफ वर्जी है। दरअसल नाज़रीन, येल्प में गूगल की तरह रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारों के लिए मेन्यूज़ और ऑपरेटिंग औकात जैसी मालूमात फराहम होती हैं, तो बुनियादी तौर पर यह गूगल का कॉम्पिटिटर है, लेकिन सर्च इंजन बिजनेस में नहीं, सिर्फ रिव्यू बिजनेस में है। आपको इस मुकदमे की तफसील बताएं कि गूगल गैर कानूनी तौर पर अपने सर्च बिजनेस की मोनोपोली का इस्तेमाल करके अपने रिव्यू बिजनेस को येल्प के रिव्यू बिजनेस पर बरतरी देता है, जो कि सारिफीन के अपने इस्तेमाल करदा मसनूआत को आज़ादाना तौर पर मुंतखब करने की हक की संगीन खिलाफ वर्जी है। सारिफीन को बेहतरीन मालूमात फराहम करने के अपने बयान करदा मिशन को तर्क करते हुए गूगल ने रिव्यूज़ के इश्तिहारी बाज़ारों पर गलबा हासिल करने के लिए सर्च इंजन में अपनी इजारादारी को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया है, जिससे उसकी मार्केट में ताकत तो बढ़ी है, लेकिन येल्प की गैर कानूनी तौर पर कम हुई है। येल्प के CEO जेरेमी स्टॉपलमैन ने येल्प की वेबसाइट पर एक पोस्ट की, जिसमें उनका कहना था कि रिव्यूज़ बिजनेस या लोकल सर्च इंजन बिजनेस के नताइज में ख़ास तौर पर मोबाइल पर गूगल के मोनोपोलिस्टिक तरीके यूज़ करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, और कहा है कि सारिफीन को इसकी अपनी फहरिस्तों में हिदायत देता है कि जिससे सारिफीन, हरीफों और मुश्तहरीन को नुकसान पहुँचे। गूगल ने यह भी जवाब दिया है कि ये दावे नए नहीं हैं, इसी तरह के दावे बरसों से पहले FTC की तरफ से और हाल ही में DOJ के मुकदमे में जज ने भी मुस्तरद किए हैं। फैसले के दीगर पहलुओं पर जिनकी तरफ येल्प इशारा कर रहा है, हम अपील कर रहे हैं, गूगल ने येल्प के बेजा दावों का भरपूर दिफा करते हुए कहा। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मज़ीद आगाह करें कि यहाँ सवाल ये उठता है कि येल्प ने ये मुकदमा इस वक्त ही क्यों दायर किया, और गूगल के बयान में वो किस फैसले की अपील का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ हमने जिस तरह आपको जिक्र किया DOJ के फैसले का, तो आपको उसकी तफसील के हवाले से बताएं कि येल्प के मुकदमे का वक्त इसलिए अहम है क्योंकि गूगल को मोनोपोली करार देने वाले अमरीकी वफाकी जज के अगस्त के इंतहाई अहम फैसले की पैरवी करता है। इस फैसले में गूगल ने स्मार्टफोन्स जैसे आलात पर गूगल की डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने के लिए कुछ कंपनीज़ को अरबों डॉलर्स की अदायगी जैसे करने तरीक़ों में शामिल होकर उजारादारी बरकरार रखी। आइए अब हम अपने सामीन को इस केस के बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। फैसले में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को एक हैरान कुन अदालती शिकस्त दी गई है, और लाखों अमेरिकन को ऑनलाइन मालूमात हासिल करने और कई दिहाइयों की मार्केट डोमिनेशन को बरकरार रखने के तरीक़ों को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए अमेरिका ज़िले अदालत के
फैसले को गूगल का सबसे कदीम और अहम तरीन कारोबारी टैक्टिक की हैरत अंगेज सज़ा है। कंपनी ने स्मार्टफोन्स और वेबसाइट ब्राउज़र्स पर दुनिया के पहले से तयशुदा सर्च इंजन के तौर पर एक फौकियत हासिल करने के लिए बाकी टेक कंपनीज़ पर कई अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। इन डील्स ने, जो अब गैर कानूनी करार दे दी गई हैं, गूगल को माइक्रोसॉफ्ट के बिंग और डक-डक-गो जैसे दीगर सर्च इंजन्स को रोकने का पैमाना दिया है। नाज़रीन, अब इस ताकतवर पोजीशन ने नाजायज़ एडवांटेज को जन्म दिया है जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मोबाइल इकोसिस्टम में जिसमें एप्पल और दीगर अहम खिलाड़ियों के साथ गूगल के खसूसी मुआहदे भी गैर कानूनी थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि गूगल ने सर्च इश्तहारात में भी ज़्यादा कीमतें वसूल की हैं जो इसकी उजारादारी को जाहिर करती हैं। लेकिन अरीबा, हमें ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका में 3 माह से भी कम अरसे में हुकूमत बदलने वाली है। सवाल ये है कि क्या अगली हुकूमत इस मुआहदे को इसी शिद्दत के साथ जारी रखेगी क्योंकि बाइडन के बारे में तो एक बात की जाती है कि वो एक क्लासिक मोनोपोलिस्ट सियासतदान है, लेकिन कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से किसी से भी ये तवक्को नहीं है कि वो एक एंटी मोनोपोलिस्ट हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो अब इस पॉलिसी को बरकरार रखते भी हैं या नहीं, और टू बी ऑनेस्ट हकीकत में गूगल को छोटी कंपनियों में देखते हैं और तोड़ते हैं या नहीं। बिल्कुल, देखिए मोइस, केस तो काफ़ी सिंपल है। गूगल अलग अलग मोबाइल और वेब ब्राउज़र्स कंपनीज हो गया या मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, उन्हें सीधा सीधा अरबों डॉलर्स पकड़ाता है और उसका कहना है कि आपकी सर्विस पर गूगल के अलावा कोई और डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन नहीं हो सकता। आसान लफ्ज़ों में ये एक मोनोपोली टैक्टिक है और ये कानूनी फ़ैसला लाजमी इस टैक्टिक का ख़ात्मा कर देगा। लेकिन क्या सच में इसकी वजह से टेक इंडस्ट्री में इनोवेशन वापस आ सकती है? आपको याद होगा 2006 से 2010 के दरमियान टेक कंपनी दुनिया में अपने उरूज पर थी और काफ़ी डेवलपमेंट्स उसमें हो रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा, और लगता तो यही है कि जब से गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक और एप्पल जैसे जायंट्स ने इंडस्ट्री पर कब्जा किया है, तो जो भी कोई नई कंपनी आती है उन्हें कंपटीशन देती है, ये उसे ख़रीद लेते हैं। अब व्हाट्सएप से बेहतर इसकी क्या मिसाल हो सकती है कि अगर फेसबुक उसे ना ख़रीदता तो क्या पता कुछ और जदीद रूप ले लेता। तभी तो टिकटॉक ने अमेरिका की सोशल मीडिया इंडस्ट्री में धूम मचा दी है। अमेरिकी कंपनी ने दिहाई से किसी सर्विस कंपटीशन का सामना ही नहीं किया था। बिल्कुल, आई थिंक ये बात यहाँ पे नोट करना बहुत ज़रूरी है के लिए कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियाँ जब अपनी मोनोपोलिस्टिक स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं तो उससे होता ये है कि छोटी कंपनीज़ और उनके इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बीच में काफ़ी हर्डल्स आ जाते हैं। जैसे कि नाज़रीन को बताते चलें कि गूगल अर्थ जो एक बहुत ही यूनिक टूल है जिसको दुनिया में इस वक्त हर कोई इस्तेमाल करता है, उसका एक प्रेडिसेसर टूल मौजूद था और उनके फाउंडर्स का आज तक किसी को नाम भी नहीं पता, सबको बस गूगल अर्थ का नाम पता है। तो जब हम बड़ी मोनोपोलिस्टिक कंपनीज टेक में छोटी कंपनीज को अक्वायर कर लेती हैं और उनको अपने एडवेंचर या क्रिएटिविटी के ऊपर रद्द-ए-अमल कोई इजहार नहीं करने देती, तो उससे माशरे में कंपटीशन कम होता है और उसके रिजल्ट में इनोवेशन भी बहुत कम होता है। एब्सोल्युटली अरीबा, आपने ये नोटिस किया होगा क्योंकि आप मेरी कुछ डिजिटल क्रिएटर से बात हो रही, तो मुझे ये तक बता रहे थे कि जो एडसेंस का रेवेन्यू आता है उसकी रेवेन्यू परसेंटेज भी कम हो गई है और अब उनको जैसे पहले जितना रेवेन्यू आता था अब उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं आता, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे जितनी उजारादारी यूट्यूब और गूगल की और तो किसी कंपनी की नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ अब वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। अब बढ़ेंगे अपनी तफसीली स्टोरी की तरफ और आपसे बात करेंगे आलमी मार्केट में ऑयल प्राइसेस के हवाले से। बिल्कुल नाजरीन, आलमी मंडी से इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है और इसके मुताबिक हम आपको आगाह करें कि तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज़्यादा कमी हो गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल की आलमी कीमत 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। ब्रेंट खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदों की कीमत 4.5% कम होकर $74 फी बैरल हो गई है। मुबस्सिरीन के मुताबिक तेल की आलमी कीमत में गिरावट दुनिया भर में महंगाई की वजह से तेल की डिमांड में कमी और लिबिया के हरीफ ग्रुप्स के माबैन मफाहमत में पेशरफ के बायस हुई।
फरीक़ैन के दरमियान तनाज़े के हल से लिबिया में तेल की पैदावार और बरामदात शुरू हो सकेंगी। लिबिया में हरीफ सियासी ग्रुपों के दरमियान मरकज़ी बैंक और तेल के मुनाफे पर कंट्रोल के झगड़े की वजह से मुल्क की बड़ी बंदरगाहों से तेल की बरामदात पीर से बंद हैं। नाज़रीन, आपको इस हवाले से बताएं कि साथ ही में पाकिस्तान में तेल की रिफाइनरीज ने हुकूमत को खबरदार किया है कि मुल्क में डीजल का 50 दिन से ज़्यादा का ज़ख़ीरा मौजूद है। मज़ीद दरामद से ईंधन सप्लाई का निज़ाम मुतासर हो सकता है। रिफाइनरीज और ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमती इदारों को ख़त लिख कर इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। ये सूरत हाल आलमी तेल की कीमतों में मुतवक्के कमी के तनाजुर में और भी अहम हो जाती है। इस पस मंज़र में पाकिस्तान के पास मौजूद डीज़ल का ज़्यादा ज़ख़ीरा दो तरफ़ा चैलेंज पेश कर सकता है। नंबर 1, माली नुकसान। अगर पाकिस्तान ने मौजूदा ऊँची कीमतों पर ख़रीदा हुआ डीज़ल इस्तेमाल ना किया तो कीमतों में कमी आने के बाद उसे माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और नंबर 2, मार्केट में मुदाखलत। ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद होने की वजह से हुकूमत को कम कीमत पर नई ख़रीदारी करने में दुश्वारी हो सकती है, जिससे मुल्की सारिफीन को सस्ते तेल के फ़वाइद से महरूम रखा जा सकता है। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को एक रैशनल हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है जो मौजूदा ज़ख़ायर को मोहतात तरीके से इस्तेमाल करने और मुस्तक़बिल की ख़रीदारी को आलमी मार्केट के रुझानात के मुताबिक मुनज़्ज़म करने पर मबनी हो। नाज़रीन, इन पेशरफ्तों को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमने दावत दी है अम्मार हबीब ख़ान को, जिनसे हम बात करेंगे। अम्मार इंतहाई मुअतबर राय रखते हैं, स्पेशली मईशत के हवाले से, और एनर्जी पे उनकी ख़ास कमांड है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो अम्मार। वेलकम टू फ्रंट पेज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो अम्मार, जैसा कि आपको पता है कि लिबिया के कॉन्टेक्स्ट में अब ये है कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल प्राइसेस में कमी आ गई है, 4% टू बी एग्जैक्ट। तो क्या आप हमारे नाजरीन को थोड़ा आगाह कर सकेंगे कि ये ड्रॉप सडनली इस वक्त क्यों आया है? देखिए, ऑयल की जो प्राइस होती है ये काफ़ी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। कहीं पे भी हालात ख़राब हो जाते हैं एकदम से तो ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है, हालात थोड़े बेहतर होने लगते हैं तो वो नीचे आ जाती है। तो इसने अभी जो है एक समझे एक 70 के आसपास एक फ्लोर बना लिया है, क्योंकि यूएस जो है अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑयल के मेंटेन करता है। तो जब भी 70 के पास जो है वो कीमत आने लगती है वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व भरना शुरू कर देते हैं और फिर वो ऊपर जाने लगती है। फिर कोई मसला आता है, फिर ऑयल की प्राइस नीचे आ जाती है। तो अगर हम ये देखें कि ऑयल की जो प्राइस है आजकल 70 से $85 की रेंज में पिछले कुछ 6 से 8 महीने से रेंज में इसकी चल रही है। इस जो ऑयल की कीमत में कमी आई है 9 माह की कम तरीन सतह है, सो इट इज़ अ मेजर डेवलपमेंट। तो इसके जो ऑयल इंपोर्टर्स होंगे, स्पेशली जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, उस पर क्या असरात होंगे? अब जैसे अगर बात करें, पॉपुलर व्यू होगा कि जी पेट्रोल की कीमतों को कम कर देना चाहिए और बिल्कुल रिलीफ आगे एक्सटेंड करना चाहिए, बट कैन यू टेल अस कि हमारे जैसे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो इस कमी को अपने मुआशी फ़ायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकता है? देखें, ऑयल की प्राइस में जब भी कमी आती है वो ज़्यादातर उसकी वजह ये होती है कि स्लो डाउन हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, यानी कि उसकी डिमांड कम हो रही है। डिमांड सप्लाई दोनों फैक्टर होते हैं। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये है कि उसको बेहतर देखा जाता है क्योंकि हम मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं। तो जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा डॉलर बाहर जाते हैं। अगर अब ऑयल सस्ता हो गया तो हमारे डॉलर जो है वो थोड़े बाहर जाना बंद हो जाएंगे। इसमें दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि या तो हम कीमत जो है ऑयल की वो मेनटेन रखें पेट्रोल की एक ही लेवल पे, या हम उसको कम कर दें। आइडियली होना ये चाहिए कि जिस लेवल में मेनटेन्ड उसी पे रखें और जो थोड़ा टैक्स बढ़ा लें ताकि फिस्कल डेफिसिट जो हमारा वो उससे कवर हो जाएगा। अगर पूरी प्राइस जो है हम पास ऑन कर देंगे तो हम टैक्स कलेक्ट करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और फिर जब एकदम से तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमें पास ऑन भी वो फिर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैनेज करना थोड़ा ज़रूरी होता है। That's a really good advice, अमार। तो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको पता होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो है वो पिवट कर रही है। जैसे वॉक्सवैगन ने डिसाइड किया है कि शायद वो जर्मनी में अपनी तमाम फैक्ट्रीज बंद कर दें। तो कंसिडरिंग कि ये सारे ट्रेंड्स भी मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि ऑयल प्राइसेस में इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट का कोई इम्पैक्ट हो रहा है इस वक्त? अभी नहीं हो रहा, क्योंकि ऑयल प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां दुनिया में अभी भी ऑयल इस्तेमाल कर रही है, मगर मार्जिनल बेसिस पे बिल्कुल होएगा। अगर लेट्स से देखें पाकिस्तान के केस में हमारे तकरीबन 30 मिलियन मोटर बाइक्स हैं, 3 करोड़ मोटर बाइक्स हैं हमारे यहाँ। अगर उनको हम इलेक्ट्रीफाई आहिस्ता आहिस्ता कर दें तो सडनली ऑयल की डिमांड गिर जाएगी। तो मैं ये देखता हूँ कि 5 से 10 साल में जो है सिग्निफिकेंट डिप आएगा ऑयल की डिमांड में, जैसे ही गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रीफाई या मोटरसाइकिल्स या दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रीफाई होना शुरू हो जाएंगे। हम इस वक्त ऑयल प्राइसेस 70 से $85 के क्वार्टाइल में घूम रही हैं। व्हाट डू यू सी इन द शॉर्ट या मीडियम, जो इसका अगर आउटलुक देखें तो आप क्या देखते हैं कि ऑयल प्राइसेस किस तरह मूव होंगी? क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त
वेस्टर्न वर्ल्ड में एक इन्फ्लेशन का काफ़ी प्रॉब्लम था, लेकिन अब कहीं ना कहीं से कुछ आसार आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन वहाँ भी टेपर ऑफ होना शायद थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है। उसमें बेसिकली हो ये रहा है कि डेवलप वर्ल्ड जो है उसको चाइना भी इंक्लूड करें तो एक स्लो डाउन वहाँ पे जो स्लो डाउन होता है, जैसे मैंने बताया कि ऑयल की डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम होती है तो उसकी कीमत भी कम होती है। तो आगे जाते हुए हम इसी रेंज में ही ऑयल की डिमांड को देखेंगे, अनलेस ही कोई एक मेजर वॉर हो जाए जिससे सप्लाई डिस्ट्रप्शन आ जाए, उससे भी तेज़ी आ सकती है ऑयल की कीमत में, मगर डिमांड की वजह से मेरे हिसाब से कोई तेज़ी नहीं आ सकती। अमार, जस्ट बिफोर यू लीव अस, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी। मे बी इट्स अ बिट फार फैच बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पे हो रहा है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल हमेशा होता है उसका, मगर ये है कि एकदम से अगर कोई शॉक आता है उसका ज़्यादा होता है। तो अगर किसी ने किसी पे अटैक कर दिया, खुदा ना खास्ता किसी ने कोई मेजर कोई इवेंट हुआ तो उसका इम्पैक्ट आता है, मगर रेगुलर बेसिस पे चीज़ें चल रही है तो उसका ऐसा नहीं होता। इफ इट्स शॉक इवेंट तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता है। थैंक यू सो मच अमार फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग, इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। और इसके साथ ही अरीबा, मैंने आपसे ये पूछना था, अब अमार ने जैसे बताया कि हम इसको किस तरह टू आवर बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एक इंस्टेंट पॉपुलिस्ट रिएक्शन तो ये होता है कि ये सारा कीमतों का जो है रिलीफ आवाम तक मुंतकिल कर दें। बट मेरी भी इस बात से मैं अग्री करता हूँ कि देखें, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का बड़ा क्राइसिस रहता है, तो आई पर्सनली बिलीव कि हमें भी इसको वी शुड यूज़ इट टू आवर बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग आवर फिस्कल साइड, क्योंकि हमारा इस साल IMF के मुतालबात भी काफ़ी सख्त हैं और टैक्स के हमारे इस वक्त बड़े सख्त टारगेट्स हैं। सो आई होप दैट वी कैन यूज़ इट टू आवर एडवांटेज। बिल्कुल। और मुइज़, जैसा कि आपको पता है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं और पेट्रोल की कीमतें अब रिसेंटली अगर कम हुई हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आवाम को तक उसका रिलीफ ज़रूर पहुँचे और सिर्फ हमारे आला तबक़ात तक ये रिलीफ ना रह जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का ये काफ़ी बड़ा मसला है। बिल्कुल अरीबा, आपने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बड़ा आजकल टफ़ टाइम्स हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अब हम ऑब्वियसली हमारे पास वक्त भी कम है, तो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे अब मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पीर वाले दिन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।